जूलिया ने एक तवील सांस ली और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसका मकसद हल हो चुका था। एक्सटो ने उसे सिर्फ इतना हुक्म दिया था कि वो किसी तरह सूजी को इस गुलदान नुमा ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। वो ये काम बखूबी कर चुकी थी। जूलिया कमरे से निकलकर सीधे मीटिंग रूम में पहुंची। उसके चेहरे पर कदरे झुंझुलाहट के आसार थे, क्योंकि इतनी खौफनाक मौत से बाल बाल बचने के बावजूद एक्सटो ने उसका पता न किया था। शायद उसके जहन में हो कि धमाके के बाद एक्सट्रो दौड़ता हुआ दरवाजे पर आएगा और जूलिया की खैरियत पूछेगा, मगर राहदारी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। फिर जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंची, मीटिंग रूम का लाउड स्पीकर ऑन हो गया। जूलिया, तुमने अपना रोल बहुत खूबी से निभाया है। एक्सट्रो का लहजा हस्बे रिवायत सर्द ही था। शुक्रिया सर, मगर मैं मौत के मुंह से बाल बाल बची हूँ। जूलिया ने जवाब दिया, मुझे मालूम है और मुझे खुशी है कि तुम लोग अपना जहन इस्तेमाल करते हो। गुलदान के फूलों का अचानक सुर्ख हो जाना इस बात की वाज़ेह दलील थी कि उसे फाड़ा जा रहा है। एक्सट्रो ने उसी लहजे में जवाब दिया, मगर सर, इससे क्या फायदा हुआ और फिर ये दहशतगर्द तंजीम कहाँ से आन टपकी? जूलिया अपनी तारीफ सुनने के बाद कदरे खुशगवार मूड में आ गई। तुम्हें फायदा नुकसान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉलर से मालूम कर लिया है कि चीफ बॉस किस जगह मौजूद है। अब मैं आसानी से उस पर हाथ डाल सकता हूँ। एक्सट्रो ने जवाब दिया, मगर सर, क्या वो हमारे मुल्क में मौजूद है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो वेस्ट हॉर्प में है। और सुनो, मैं दहशतगर्द की सरकोबी के लिए मेंबर्स की टीम लेकर वेस्ट हॉर्प जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम सीक्रेट सर्विस इंचार्ज होगी। तुम्हें अपने फ्राइज इंतहाई एहतियात से संभालने होंगे। एक्सट्रो ने कहा, मगर सर, मैं। जूलिया ने कुछ कहना चाहा। जूलिया, मैं बहस सुनने का आदी नहीं हूँ। फिलहाल सफदर, कैप्टन शकील, नुमानी मेरे साथ जा रहे हैं। तनवीर चौहान और सिद्दीकी यहाँ रहेंगे और तुम उन्हें कंट्रोल करोगी। एक्सट्रो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बेहतर जनाब, ठीक है। जूलिया ने एक्सट्रो के इंतहाई सख्त लहजे पर घबराते हुए जवाब दिया। ओके, अब तुम जा सकती हो। एक्सट्रो ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा और उसके साथ ही लाउडर स्पीकर ऑफ हो गया और जूलिया उठकर तेज तेज कदम उठाती मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। मिलिट्री एयरपोर्ट से उड़ने वाला खुसूसी तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से प्रवास करता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तैयारे में सुपर फैयाज के साथ 10 और अफराद बैठे हुए थे। सर रहमान की मुंतखब करदा इस टीम की मंजिल वेस्ट हार्प थी। टीम में शामिल 10 अफराद इंटेलिजेंस के लोग थे और कैप्टन फैयाज उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। वैसे इन अफराद का इंतखाब सर रहमान ने फौरन किया था और फैयाज को एयरपोर्ट पर पहुंचकर मालूम हुआ कि टीम में कौन कौन लोग शामिल है। तैयारे ने उन्हें वेस्ट हार्प के हमसाया मुल्क में उतार देना था, जहां उन्होंने बजरिया रेलगाड़ी वेस्ट हार्प में दाखिल होना था। उन सब के पास B2 ट्रांसमीटर मौजूद थे और सर रहमान की हिदायत के मुताबिक उनका राब्ता आपस में सिर्फ B2 से कायम रहना था। मिशन के लिए खुसूसी कोड बनाया गया था और राब्ते के लिए खुसूसी कोड वर्ड ग्रीन स्कार्फ रखा गया था। सर रहमान ने सबको अलग-अलग हिदायत दी थी और फैयाज के लिए हिदायत थी कि वो वेस्ट हार्प के दारुल हुकूमत पहुंचकर होटल आरगत्रा में ठहरेगा, जहां उसके नाम से एक कमरा बुक कर दिया गया था। बाकी हिदायत उसे वहीं मिलनी थी। अख्तर, तुम्हें कहाँ ठहरने की हिदायत की गई है? फैयाज ने अचानक अपने करीब बैठे हुए नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। सॉरी बॉस, सर रहमान की खुसूसी हिदायत है कि हम आपस में मालूमात का तबादला नहीं करेंगे, सिर्फ हुक्म की तामील करेंगे। नौजवान ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और सुपर फैयाज ने यूं मुंह बनाया जैसे अचानक उसके हलक में कॉनेन की गोली फंस गई हो। वैसे ये बात उसे समझ आ गई थी कि उस पर तो टीम के इंचार्ज बनने का खौफ का इल्जाम धरा गया है। दरअसल सर रहमान तमाम टीम को खुद कंट्रोल करेंगे। फैयाज सोचने लगा कि क्या वाकई इमरान वेस्ट हार्प पहुंचेगा। उसे इमरान की फितरत से खदशा था कि हो सकता है वो सिरे से वहां आए ही नहीं और फिर वहां आकर आखिर वो उसे कैसे तलाश करेगा। मगर अब वक्त ही उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था, इसलिए वो खामोशी से बैठा सोचता रहा और कुड़ता रहा कि खौमा का सर रहमान ने अपने सर मुसीबत ले ली है। जब से फैयाज की कलाई से इमरान ने बम बरामद किया था, फैयाज की ज़हनी हालत खासी तबाह हो गई थी। उसे यकीन आ गया था कि किसी तंजीम से मुकाबला खाला जी का खेल नहीं है और अब उसकी तमाम उम्मीदें इमरान पर ही लगी हुई थी। तकरीबन 6 घंटे की मुसलसल प्रवास के बाद उनका तैयारा वेस्ट हार्प के हमसाया मुल्क के एक खुफिया एयरपोर्ट पर उतर गया। सर रहमान ने शायद तमाम इंतजाम पहले ही कर लिए थे, इसलिए जैसे ही वो लोग तैयारे से बाहर आए, चंद लोग एक जदीद मॉडल की वैगन लिए वहां मौजूद थे।
उन्होंने उन्हें वैगन में बैठने के लिए कहा और फिर उनके वैगन में सवार होते ही वैगन तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती चली गई। चूंकि रात का अंधेरा खासा गहरा था, इसलिए शहर तकरीबन तारीकी में डूबा हुआ था और सड़कों पर भी ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वैगन एक खासे बड़े रेलवे स्टेशन के तवील बरामदे में जाकर रुक गई। आपकी गाड़ी आधे घंटे बाद रवाना हो जाएगी, आपको टिकटें आसानी से मिल जाएंगी, वैगन ड्राइवर ने कहा और वो सब एक एक करके वैगन से उतर आए। उनकी हिदायत के मुताबिक यहाँ से उन्हें एक दूसरे से अलहदा हो जाना था, इसलिए वो सब बिखर गए। सुपर फैयाज बड़े इत्मीनान से चलता हुआ बुकिंग ऑफिस पहुंचा और फिर उसने वेस्ट हार्फ का टिकट खरीदा। उसकी जेबों में मुकम्मल कागजात मौजूद थे, इसलिए उसे टिकट बड़ी आसानी से मिल गई। गाड़ी इंतहाई जदीद और खासी आरामदाह थी, इसलिए फैयाज को जिस कैबिन में सीट मिली थी वहाँ 2 नौजवान लड़कियों की सीटें भी थी। लड़कियां खासी चुलबुली और शौक तबीयत की थी, इसलिए जैसे ही गाड़ी ने स्टेशन से हरकत की, उनमें से एक ने सुपर फैयाज को मुखातिब करते हुए पूछा, आप शायद एशिया से आए हैं? जी हाँ, मैं काफिरिस्तान का रहने वाला हूँ, एक कारोबारी सिलसिले में वेस्ट हार्प जा रहा हूँ, फैयाज ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओ, काफिरिस्तान तो सांपों, जादूगरों और अजूबों का मुल्क है, जबकि आप तो सीधे साधे आदमी लग रहे हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपका ख्याल ये है कि मशरिक का रहने वाला हर शख्स जादूगर और शब्दबाज होता है तो फिर आपको मायूसी होगी, फैयाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर आपकी आंखें बता रही है कि आप किसी जादूगर से कम नहीं हैं। यकीन कीजिए, मैं जब आपको देखती हूँ तो दिल आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है, दूसरी लड़की ने पहली बार बड़ी संजीदगी से कहा और पहली लड़की बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ी। आप मार्गरेट की बातों में ना आए, ये बड़ी संजीदगी से दूसरों को बेवकूफ बनाने का गुर जानती है, पहली लड़की ने हंसते हुए कहा और फैयाज ख्वामखा जीप कर रह गया। डियाना, तुम ख्वामखा बदमज़गी फैला रही हो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सुनिए मिस्टर, मार्गरेट बात करते करते रुक गई। जमील, मुझे जमील कहते हैं, फैयाज ने जल्दी से अपना नाम बताते हुए कहा। उसके तमाम कागजात इस नाम से बनाए गए थे। जमील, मार्गरेट ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी की तह एकदम गहरी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली, यूं लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। जमील साहब, होशियार, मार्गरेट मगरिब की साहिरा है, ये जब आंखें बंद कर लेती है तो इनका माजी उसके सामने आईने की तरह रोशन हो जाता है। डियाना ने फैयाज की तरफ झुककर बड़े राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा और फैयाज का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। ओ, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं मगरिब मशरिक से पीछे है? ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम फैयाज है और आप काफिरिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में सुपरिटेंडेंट हैं। और दूसरी बात यह है कि आप वेस्ट हार्प एक खुसूसी मिशन पर जा रहे हैं। आपके साथ आपके 10 साथी और हैं। मार्गरेट ने बगैर रुके तफसील बतानी शुरू कर दी और फैयाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसे चौक में खड़ा करके जूते मारे जा रहे हों। वो तसव्वुर भी ना कर सकता था कि एक आम सी लड़की इतनी कतईयत से सब कुछ बता सकती है। वो आंखें फाड़े हैरत से मार्गरेट की शक्ल देखे जा रहा था। काफी है या कुछ और तफसील बताऊं? मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा और फैयाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसके गले में फंदा पड़ गया हो। वह हैरत की शिद्दत से बोलने से भी कासिर था। आपको ये सब कुछ कैसे पता चल गया? आखिर फैयाज ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। मुझ में कुदरती तौर पर कुछ ऐसी सलाहियतें हैं कि मैं किसी भी शख्स के माजी के मुतालिक सब कुछ बता सकती हूँ, मार्गरेट ने संजीदा लहजे में कहा। क्या मार्गरेट सही कह रही है? डियाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सही कह रही है, फैयाज ने एतराफ़ करते हुए कहा। वेरी गुड, इसका मतलब है आप अपने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत हैं। मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का बेहद शौक था, डियाना ने खुशी से उछलते हुए कहा। एक बात और बता दूं मिस्टर फैयाज कि इस मिशन में आपकी मौत मुकद्दर हो चुकी है। मगर मार्गरेट बात करते करते रुक गई। मगर क्या? फैयाज ने डूबते हुए लहजे में कहा। मौत का सुनकर उसका तमाम खून जैसे जिस्म से एकदम गायब हो गया था। सिर्फ एक सूरत में आपकी जान बच सकती है। क्या आप वेस्ट हार्प के सरहदी स्टेशन कासाब्लैंका पर खामोशी से उतर जाए और बाहर निकलकर आप होटल एडवर्ड के काउंटर पर जाकर काउंटरमैन से कहें कि आपको मार्गरेट ने भेजा है। वो आपको एक महफूज पनाहगाह में पहुंचा देगा। उस पनाहगाह में पहुंचने के बाद आप मौत से बच सकते हैं, मार्गरेट ने उसे समझाते हुए कहा। मगर मेरे साथी, फैयाज ने कुछ सोचते हुए कहा। आपके साथी आपके लिए मौत का पैगाम्बर हैं। आगे आपकी मर्जी, मार्गरेट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं मरना नहीं चाहता।
फैयाज ने फौरन ही फैसला कुन लहजे में कहा, आपका फैसला दुरुस्त है मिस्टर फैयाज, मार्गरेट ने जवाब दिया। उसी लम्हे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होनी शुरू हो गई और वो दोनों उठकर खड़ी हो गई। हमने यहाँ उतरना है। अच्छा मिस्टर फैयाज, खुदा करे आप होटल एडवर्ड तक पहुँच जाए, मार्गरेट ने कहा और फिर हाथ में पकड़ा हुआ बैग उठाए वो दोनों तेजी से मुड़ी और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फैयाज आंखें फाड़े उन्हें जाता देखता रहा और फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। ये तजुर्बा उसकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा था। और फिर जब गाड़ी वेस्ट हार्व के सरहदी स्टेशन पर पहुंची तो फैयाज एक झटके से उठा और कैबिन से निकलकर राहदारी में आया और तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। यूं लगता था जैसे वो नींद में चल रहा हो। उसने मिशन पर लात मारकर सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो जल्द अज जल्द होटल एडवर्ड पहुंचना चाहता था। इमरान बड़े इत्मीनान से टांगे फैलाए एक ज़ख़ीम फैशन मैगजीन के मुताले में गर्क था। फैशन मैगजीन में छपी हुई उरिया लड़कियों की तस्वीरें देखते हुए उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे वो कोनेन की बहुत सी गोलियां चबा रहा हो। आपको कोई तकलीफ है? अचानक उसकी करीबी सीट पर बैठी हुई एक नौजवान गैर मुल्की लड़की ने उससे मुखातिब होकर कहा। वो शायद काफी देर से इमरान के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख रही थी। इमरान इस वक्त एक मुसाफिर तैयारी की इकोनॉमी क्लास में बैठा वेस्ट हार्व की तरफ प्रवास कर रहा था। उसने अपना मखसूस टेक्निकलर लिबास पहना हुआ था और जाहिर है चेहरे पर हिमाकतों का आबशार बह रहा था। उसे अपने मुल्क से प्रवास करते हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। ये लड़की 15 मिनट पहले एक एयरपोर्ट से तैयारी पर सवार हुई थी और अब शायद ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसे इमरान की करीबी सीट मिली थी। जी हाँ, कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं, मैं तो हमातन तकलीफ हूँ, इमरान ने रिसाला एक तरफ करते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी आपकी उम्र समझने समझाने की नहीं है मोहतरमा, इमरान ने चेहरे पर जबरदस्ती की संजीदगी तारी करते हुए कहा। आप शायद मुझसे बेतकल्लुफ होना चाहते हैं, मगर इसके लिए इतनी एक्टिंग की क्या ज़रूरत है? मेरा नाम गैबिल है, मैं वेस्ट हार्व की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरे डैडी जॉन गैबिल वेस्ट हार्व के मशहूर साइंसदान हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना तफसीली तारुफ कराया। तो फिर आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। मेरी तकलीफ का ताल्लुक रूहानियत से है, जबकि आप साइंसदान की बेटी हैं। वैसे मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढम्प है और मैं रियासत ढम्प का शहजादा हूँ और शहजादगी से वक्ती तौर पर पीछा छुड़ाकर सैर व तफरी के लिए वेस्ट हार्व जा रहा हूँ। इमरान ने आंखों को गोल करके एक दायरे में घुमाते हुए जवाब दिया। बाय गॉड, तुम शहजादे हो? मगर मेरे तस्वुर में तो मशरिकी शहजादों की कोई और ही तस्वीर थी। इस बार हैरान होने की बारी लड़की की थी। अगर आप शहजादा देखना चाहती हैं तो फिर आपको रियासत ढम का दौरा करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड का दस्ता, सर पर कलगी वाला ताज, शाहाना लिबास, चाल नबी तुली, गुफ्तगू में सरकारीपन, इमरान ने जवाब दिया। मगर ये ढम कहाँ है? मैंने तो आज तक इस रियासत का नाम नहीं सुना, हालांकि मैं जुग्राफिया में मास्टर डिग्री कर रही हूँ, लड़की ने कहा। आपका जुग्राफिया नामुकम्मल है। रियासत ढम हिमालय के दामन में वाक़ आज़ाद और तहजीब याफ्ता दुनिया से कटी हुई रियासत है, जिसमें हमारी इजाज़त के बगैर कोई गैर मुल्की दाखिल नहीं हो सकता, इमरान ने बड़े बारवाब लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, वेरी गुड, फिर तो मैं आपकी रियासत की ज़रूर सैर करूंगी। आप वेस्ट हार्व में मेरे मेहमान रहे, लड़की ने खुशी से उछलते हुए जवाब दिया। मैं आपको रियासत ज़रूर दिखाऊंगा, शर्त यह है कि आप मुझे वेस्ट हार्व दिखाएं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल दिखाऊंगी, पक्का वादा, मगर वो तकलीफ क्या थी? लड़की ने चौंकते हुए जवाब दिया। इस तकलीफ का ताल्लुक इस मैगजीन में छपी हुई औरतों की तस्वीरें हैं, इमरान ने मैगजीन गैबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। गैबल ने रिसाला खोलकर तस्वीरों को देखते हुए पूछा। मतलब ये मिस गैबल कि इन तस्वीरों में औरतों ने क्या पहन रखा है? खौमाखा का बोझ जैसे मोती सदब में छुपा हुआ हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओ, तो आप शहजादे होने की वजह से फितरतन अय्याश भी है, आप औरतों को बिल्कुल उरिया देखना चाहते हैं। गैबल के लहजे में तलखी ऊद आई। अरे अरे खुदा की पनाह, आपने ये कैसे समझ लिया? तौबा तौबा, औरत और उरिया, मैं तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, इमरान ने बेख्तियार माथा पीटते हुए बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। और गैबल हैरत से इस रंग बदलते ग्रेड को देखने लगी। फिर आपका क्या मतलब था? गैबल ने इंतहाई संजीदा होते हुए कहा। मेरा मतलब था, छोड़े, आप नहीं समझ सकेंगी, मैं दरअसल बड़े पसमानदा ख्यालात का आदमी हूँ। अब देखिए ना, हर औरत ने जूती पहन रखी है, भला क्या जरूरत है इस बोझ की? इमरान ने जवाब दिया। जूती पहन रखी है? गैबल ने और ज्यादा हैरान होते हुए पूछा। जी हाँ, दरअसल औरतों के खूबसूरत पैर मेरी कमजोरी है
और जो औरत जूती पहन ले मुझे यूं लगता है जैसे उसने सदफ में मोती छुपा रखा हो। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, ओ तो आपका मतलब जूती से था। मैं समझी आपको लिबास पर एतराज है। गैबल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, शुक्र है आप समझ गई। अगर आप ना समझती तो मैं भला आपका क्या बिगाड़ लेता। मेरा बस चले तो दुनिया की तमाम औरतों को नंगे पैर चलने का हुक्म देता। इमरान ने कहा, तो इसका मतलब है आपकी रियासत में औरतें जूती नहीं पहनती। गैबल ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, तौबा कीजिए औरत और जूती। सच पूछे तो मुझे इस जूती से बड़ा डर लगता है। खासा खतरनाक हथियार होता है। और फिर सितम ये कि हर वक्त मौजूद। जब जी चाहा जूती पैर से उतारी और खटाखट बरसा दी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और गैबल बेख्तियार हंस दी। आपको शायद इस हथियार का खासा तलख तजुर्बा है। गैबल ने हंसते हुए कहा, हथियार कोई भी हो उसका तजुर्बा वाकई तलख होता है। इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि गैबल कोई जवाब देती, अचानक तैयारे में नसब छोटा सा टीवी ऑन हो गया और सब मुसाफिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। टीवी अनाउंसर खबरें सुना रहा था। नाजरीन, अभी अभी इत्तला मिली है कि अंडरवर्ल्ड ट्रेन जो चौपाश से वेस्ट हार्ब जा रही थी, वेस्ट हार्ब तक पहुंचने से पहले एक धमाके से उड़ गई है। ये धमाका इतना खौफनाक था कि पूरी ट्रेन के पुरखच्चे उड़ गए और बिला मोबाइल का सैकड़ों आदमी इस खौफनाक हादसे में हलाक और जख्मी हो गए हैं। वेस्ट हार्ब के आला हुकाम का ख्याल है कि ये धमाका उस दहशत पसंद ग्रोह की तरफ से किया गया है जो गुज़िश्ता एक माह से वेस्ट हार्ब में सरगर्म अमल है। इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ हादसे की तहकीकात जारी है। अनाउंसर ने बड़े गुलगुर लहजे में कहा और तैयारे के तमाम मुसाफिरों के चेहरे इस खबर को सुनते ही जर्द पड़ गए। अब टीवी पर तबाहशुदा ट्रेन की फिल्म दिखाई जा रही थी और वाकई अनाउंसर के कहने के मुताबिक ट्रेन के बुरी तरह पुरखच्चे उड़ गए थे और हर तरफ लाशें और इंसानी आज़ा बिखरे पड़े थे। दहशत पसंद ग्रोह ये कौन है? इमरान ने गैबल से मुखातिब होकर पूछा, जिसका चेहरा भी इतनी हौलनाक खबर सुनकर जर्द पड़ गया था। प्रिंस, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। कोई ग्रोह इस मुल्क का खात्मा करना चाहता है। आए दिन ये तबाहियां हो रही है। कभी पुल उड़ा दिया, कभी तैयारे उड़ा दिए, कभी डैम तबाह कर दिया, कभी लेबोरेटरियां उड़ गई। यूं लगता है जैसे पूरा मुल्क बारूद के ढेर पर मौजूद हो। गैबल ने डूबते हुए लहजे में कहा, ओ मगर इस दहशत पसंद ग्रोह के मुतालबे क्या है? इमरान ने संजीदा होते हुए पूछा, मालूम नहीं, बज़ाहिर तो यूं लगता है जैसे वो हुकूमत तब्दील करना चाहते हो। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने तो यहाँ तक ऑफर कर दी कि वो खुद इस्तीफा देकर नया इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे मुल्क के अवाम इस हुकूमत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं क्योंकि इस हुकूमत ने बेपनाह तरक्याती काम किए हैं। इसलिए अवाम ने नए इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया, मगर ये ग्रोह बावजूद कोशिशों के पकड़ा नहीं जा सका। गैबल ने तफसील बताते हुए कहा, अगर आप एक वादा करें तो मैं इस ग्रोह को पकड़ सकता हूँ। इमरान ने अचानक संजीदा होते हुए कहा, क्या? कैसा वादा? गैबल ने चौंकते हुए पूछा, आप कम से कम घर में मेरे सामने जूती नहीं पहनेगी। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और गैबल हैरत से इमरान की शक्ल देखती रह गई। आप हैरान हो गई मिस गैबल। दरअसल आप मुझसे पूरी तरह मुतारिफ नहीं है। मैंने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली हुई है और काफिरिस्तान का मशहूर जासूस कर्नल फरीदी मेरा शागिर्द है। मैं जब चाहूँ इस ग्रोह को कान से पकड़कर मुर्गा बना सकता हूँ। इमरान ने सीने पर हाथ मारते हुए बड़े फकरिया लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस ग्रोह को हमारी सीक्रेट सर्विस, पुलिस, इंटेलिजेंस और हुकूमत के बेशुमार इदारे अपनी बेपनाह कोशिशों से न पकड़ सके, उसे तुम अकेले कैसे पकड़ सकोगे? गैबल ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, आप वादा करें तो सब कुछ मुमकिन है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम घर में जूती ना पहनने की बात कर रहे हो। अगर तुम इस ग्रोह को पकड़ लो तो मैं सारी उम्र जूती ना पहनूंगी। गैबल ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, अरे अरे इतना लंबा वादा नहीं चाहिए, तुम खौमा का तमाशा बन जाओगी। बस मुख्तसर वादा काफी है। इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया, वादा रहा। गैबल ने इमरान का हाथ पकड़कर जज्बाती अंदाज में दबाते हुए कहा, अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो, हड्डियां टूट जाएंगी। इमरान ने अपना हाथ तेजी से एक तरफ हटाते हुए कहा और गैबल उसे यूं देखने लगी जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। वो सोच रही थी कि दहशत पसंदों को पकड़ने का वादा और नजाकत इतनी, मगर तुम उन्हें पकड़ोगे कैसे? गैबल ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, बस यही मत पूछना और सुनो, किसी को बताना भी नहीं। मैं आमिल रूहानियत भी हूँ। मैं मुजरिमों को एक पुरअसरार तरीके से पकड़ता हूँ। इमरान ने पुरअसरार लहजे में जवाब देते हुए कहा और गैबल खामोश हो गई। उसे इमरान की बातों पर यकीन न आ रहा था, मगर वो इसलिए खामोश हो गई थी
कि हो सकता है इसमें मशरिक का कोई इसरार हो।